हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं क्या वकीलों को भी है नौकरी करने का अधिकार और कौन-कौन सी ऐसी नौकरियां हैं जहां पर कोई भी वकील नौकरी कर सकता है एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय। मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एडवोकेट एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग जो रूल नंबर 47 है और रूल नंबर 52 तक ऐसी सारी कुछ कंडीशंस एडवोकेट्स के लिए रखी हैं जहां पर वो कुछ बिजनेस और कुछ दूसरी जॉब्स में अपने आप को एंगेज नहीं कर सकते। अगर वो एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, किसी भी कोर्ट में क्लाइंट्स का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो उनको रूल नंबर 47 से लेकर 52 की सारी गाइडलाइंस फॉलो करनी होंगी। जब हम बात करते हैं हमारे एडवोकेट एक्ट 1961 के रूल नंबर 47 से लेकर रूल नंबर 52 तक, तो हमें देखने को मिलता है कि एडवोकेसी की गरिमा को बनाए रखने के लिए बार काउंसिल ने इस एक्ट के अंदर जो है ये सारे रूल्स की फ्रेमिंग की है। लेकिन वहीं पर आपको एक और चीज देखने को मिलेगी कि कोई भी अधिवक्ता जो कि परमानेंटली प्रैक्टिस कर रहा है किसी भी कोर्ट में, उसके पास कुछ नौकरियां परमानेंटली एज अ फुल टाइम सैलरी एम्प्लॉय काम करने का मौका है। तो कौन कौन सी नौकरियों में कोई भी वकील जो है फुल टाइम नौकरी कर सकता है और उसके प्रैक्टिस पर और उसके लाइसेंस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा हम डिस्कस करने वाले हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक ऐसी महिला को जो कि एआईबीई का एग्जाम देना चाहती थी, उसको एग्जाम देने से रोक दिया क्योंकि वो दूसरी कोई जॉब करती थी जो कि लीगल फील्ड से रिलेटेड नहीं थी। उसके बाद ये मुद्दा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने रखा गया और 2022 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या गाइडलाइंस दिए और कैसे उस पिटिशनर को एआईबी का एग्जाम देने को जो है अलाउ किया गया। ये भी हम जो है दो ही पॉइंटों पे आज के सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन। उससे पहले अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो अपूर्व शर्मा ऑफिशियल ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर आप जो है मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर डेली बेसिस पर हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं, करंट अफेयर्स करते हैं, प्लस लीगल अपडेट या लीगल वैकेंसी कोई भी ऑल ओवर इंडिया आती है तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर इन्फॉर्म करता हूँ। इस लिंक पर जाइए और डायरेक्टली मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपूर्व शर्मा 252 के इंस्टाग्राम पर अपने लॉ से रिलेटेड कोई भी पर्सनल सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर स्टडी आईक्यू के लाइव फाउंडेशन बैच जो कि स्टार्ट हो रहा है हमारा 12 जून मतलब मंडे को शाम 4 बजे से लेकर इसके क्लासेस शुरू होने वाली हैं। और ये जो है हमारा प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू मतलब तीनों ही स्टेजेस का पूरा कंपाइलेशन है। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि 12 मंथ के अंतराल पे आपको सिविल जज जूनियर डिवीजन बनने का पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। इसमें आपकी डेली बेसिस पर 2 क्लास होंगी। पहली क्लास के बाद आपको पहली क्लास के एमसीक्यू सॉल्व करने दिए जाएंगे, दूसरी के बाद दूसरी क्लास के एमसीक्यू सॉल्व करने दिए जाएंगे। जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा उसी से रिलेटेड वो एमसीक्यूज होंगे, जिससे आप प्रीलिम्स के अप्रोच की तैयारी कर सकते हैं कि क्या आप लेक्चर को अच्छे से समझ पा रहे हैं और उसके क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि प्रीलिम्स में देखने को मिलता है कि हर एक स्टेट के प्रीलिम्स में आपको एमसीक्यू बेस्ड ही पेपर आता है, जहां पर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं और आपको सही आंसर मार्क करना होता है। तो प्रीलिम्स के लिए वो स्ट्रेटजी से हम लोग काम करने वाले हैं। मेंस की अगर बात करूं तो आपको देखने को मिलेगा कि स्टडी आईक्यू जुडिशरी के लाइव फाउंडेशन बैच में आपको हैंड रिटन नोट्स प्लस क्लास नोट्स मिलने वाले हैं। हैंड रिटन नोट्स आपके लिए स्पेसिफिकली मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किए जाएंगे, जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि एक एक छोटी बारीकी का ध्यान रखते हुए कि कैसे लीगल मैगजिम्स को इंट्रोडक्शन में हम डाल सकते हैं, कैसे केस लॉ साइट करते हैं। फुल फ्लैज नोट्स आपको मेंस के प्रोस्पेक्टिव से जो कि हैंड रिटन होंगे और क्लास नोट्स दोनों ही नोट्स आपको यहां पर मेंस के प्रोस्पेक्टिव से स्टडी आईक्यू जुडिशरी लाइफ फाउंडेशन बैच में दिए जाएंगे। तीसरा, जो भी स्टडी आईक्यू लाइफ फाउंडेशन बैच के बच्चे किसी भी स्टेट का मेंस क्वालिफाई करेंगे उनको स्टडी आईक्यू हेडक्वार्टर बुलाया जाएगा और हेडक्वार्टर में बुलाने के बाद इंटरव्यू के मॉक कंडक्ट कराए जाएंगे। एटलीस्ट 2 मॉक्स आपको देने का मौका मिलेगा, जहां पर आप अपने स्टेट के जब इंटरव्यू को देने जाएंगे तो परफेक्टली अच्छे तरीके से उसको दे सकें। अगर आप स्टडी आईक्यू जुडिशरी के लाइव फाउंडेशन बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो 12 जून 2023 से पहले शाम को 4 बजे से पहले एपीयू के कोड को इस्तेमाल करके 24,999 में इसमें अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए मेरे नाम के 3 अक्षर आपको स्टडी आईक्यू जुडिशरी के किसी भी कोर्सेज पर मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कराते हैं। तो जल्दी से इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए। आपको एपीयू का कोड इस्तेमाल करना है और 24,999 में लाइफ फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लेना है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कुछ रूल्स फ्रेम किए हैं एडवोकेट एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग, जो कि बार करते हैं किसी भी एडवोकेट को जो कि परमानेंटली प्रैक्टिस कर रहा है किसी भी कोर्ट में कि वो कुछ काम नहीं कर सकते। ये जो है हमारे डिफाइन किए गए हैं रूल नंबर 47 से लेकर रूल नंबर 52 में। अब ये रूल्स क्यों बनाए गए, क्यों एडवोकेट को जो है रोक लगा दी गई कि वो प्रैक्टिस के दौरान
कोई भी नौकरी नहीं कर सकते या फिर कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते। इसका एक मूलतः कारण बस यही है कि एडवोकेसी की गरिमा बनी रहे। अगर आप एडवोकेसी कर रहे हैं तो उसमें पूरी तरीके से अपनी जी जान लगा के चलिए, और मैंने इस पर वीडियो भी ले रखा है कि एक दिन में एडवोकेट्स करोड़ों रुपए भी कमाते हैं। अगर हम बात करते हैं हाई कोर्ट्स के बड़े नाम की या फिर सुप्रीम कोर्ट के बड़े नाम की, तो वो ऐसे दिग्गज हैं जहां पर उनकी पर हियरिंग की फीस जो है 20-20 लाख, 25-25 लाख रुपए होती है। इसी चीज को देखते हुए एडवोकेसी की गरिमा को प्रोटेक्ट करने के कारण बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने हमें ये सारे रूल्स प्रोवाइड किए हैं। तो सबसे पहला रूल है हमारा रूल नंबर 47, जो बात करता है कोई भी एडवोकेट पर्सनली एंगेज नहीं हो सकता और कोई भी बिजनेस नहीं कर सकता। वो एडवोकेट एज अ स्लीपिंग पार्टनर कोई भी बिजनेस में पार्ट ले सकता है, और वो बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो कि स्टेट बार काउंसिल के द्वारा अप्रूव्ड हो और स्टेट बार काउंसिल के एडवोकेसी के प्रोफेशन को इफेक्ट नहीं करता हो। तो इस केस में आप जो है कोई भी बिजनेस एडवोकेट नहीं कर सकता है, लेकिन किसी भी बिजनेस का स्लीपिंग पार्टनर जरूर बन सकता है। ये हमें 47 में बताया है। मूविंग अहेड, बात करते हैं रूल नंबर 48 की। रूल नंबर 48 में बताया है एन एडवोकेट मे बी डायरेक्टर और द चेयरमैन ऑफ अ बोर्ड, डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, प्रोवाइडेड नन ऑफ हिज ड्यूटी आर ऑफ एन एग्जीक्यूटिव करेक्टर। अब यहां पर बताया गया है कि एडवोकेट जो है, सिंपल भाषा में अगर समझना चाहें कि एडवोकेट जो है किसी भी कंपनी का डायरेक्टर नहीं हो सकता, चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं हो सकता, अगर उसकी फंक्शन करने का पावर जो है एग्जीक्यूटिव करेक्टर का है तब। इसका मतलब वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है उन सारी चीजों में जो कि कोई भी कंपनी के डायरेक्टर करते हैं या चेयरमैन ऑफ बोर्ड करते हैं किसी भी कंपनी के। तो ऐसे केसेस में एडवोकेट वहां पर कोई भी डायरेक्टर की या फिर चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पोस्ट को होल्ड नहीं कर सकता है। लेकिन अगर एग्जीक्यूटिव करेक्टर के नेचर की जॉब नहीं है, चाहे वो डायरेक्टर की बात करें, चाहे हम जो है चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी की बात करें, तो इस केस में किसी भी एडवोकेट को जो है किसी भी कंपनी का डायरेक्टर या फिर चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रखा जा सकता है जब वो कोई भी नॉन एग्जीक्यूटिव करेक्टर का काम वहां पर कर रहे हैं। रूल नंबर 49 बात करता है एन एडवोकेट कैन नॉट बी फुल टाइम सैलरीड एम्प्लॉय ऑफ एनी गवर्नमेंट पर्सन, फर्म, कॉर्पोरेशन और कंसर्न ड्यूरिंग द रीजन ऑफ हिज प्रैक्टिस। यहां पर सिंपल भाषा में रूल नंबर 49 ने बार लगा दिया है कि कोई भी एडवोकेट फुल टाइम सैलरीड एम्प्लॉयड नहीं हो सकता किसी भी गवर्नमेंट के साथ में, किसी भी पर्सन के साथ में, किसी फर्म के साथ में, कॉर्पोरेशन के साथ में, या फिर जो है अदर कंसर्न अथॉरिटीज के साथ में। तो यहां पर क्या बताया गया कि वो सारे एडवोकेट, वो सारे अधिवक्ता जो कि किसी भी कंपनी के साथ फुल टाइम एम्प्लॉयड हैं, किसी भी पर्सन के साथ फुल टाइम सैलरी बेस्ड काम कर रहे हैं, तो उनको जो है प्रैक्टिस करने का लाइसेंस को खत्म किया जा सकता है, या फिर उनके ऊपर जो भी हमारे एडवोकेट एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग कार्रवाई की जानी है वो की जा सकती है और फाइन भी इंपोज किया जा सकता है। तो इसी वजह से हमें देखने को मिलता है कि एडवोकेट कभी भी किसी के यहाँ पर सैलरी बेस्ड काम नहीं करते। वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी जो है केस की फीस को तय करते हैं और पर हियरिंग, पर अपीयरेंस अपने मैटर्स की फीस डिसाइड करते हैं। एडवोकेट बेसिकली किसी भी फर्म का कंसल्टेंट हो सकता है जो कि उनको एडवाइस देता हो, लीगल एडवाइजर हो सकता है, लेकिन फुल टाइम सैलरी एम्प्लॉयड नहीं हो सकता। मूविंग अहेड, अब यहां पर बताया गया है कि रूल नंबर 50 में हमको कि एन एडवोकेट हु इज इनहेरिटेड और सक्सीड बाय अ सर्वाइवरशिप ऑफ अ फैमिली बिजनेस मे कंटिन्यू इट बट नॉट पर्सनली पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। ठीक, रूल नंबर 50 ने हमको एक सिंपल सी भाषा में ये समझाने की कोशिश की गई है कि जो भी अधिवक्ता को अगर कोई भी इनहेरिटेंस में या फिर जो है सक्सेशन के थ्रू कोई भी पारिवारिक व्यापार उनके पास आ रहा है, तो इस केस में वो जो है उस पारिवारिक व्यापार को खत्म नहीं करेंगे, उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट में जो है उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए। तो अगर आपके साथ में कोई पैतृक व्यापार आपको मिला हुआ है और आप अधिवक्ता हैं, तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके मैनेजमेंट के लिए आपको लोगों की हायरिंग करनी होगी। खुद एडवोकेट जो है कभी भी एक्टिवली मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये तो वो सारे रूल्स हो गए जहां पर हमने देखा कि अधिवक्ता कहां पर एज अ एडवोकेट प्रैक्टिस करते हुए क्या क्या चीजें नहीं कर सकता है। लेकिन यहीं पर जब हम बात करते हैं रूल नंबर 51 और 52 की, तो हमें बताया गया है कि एडवोकेट क्या क्या काम कर सकते हैं जब वो अपने प्रैक्टिस को कर रहे होते हैं। तो जो पार्लियामेंट्री बिल्स होते हैं, जो पार्लियामेंट नए लॉ बनाती है, उनके जो है बिल्स बनाती है, उनको जो है रिव्यू करना, उनमें कोई भी सुधार होना है, उन सुधारों को बताना, वो जो है रेम्युनरेशन के बेसिस पे कर सकते हैं और गवर्नमेंट से क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट से उस काम को करने के लिए, पार्लियामेंट्री बिल्स को जो है स्क्रूटनी करने के लिए पैसा ले सकते हैं। दूसरा, अगर कोई लीगल टेक्स्ट बुक है उसको जो है रिव्यू करने के लिए, पढ़ने के लिए, अगर उसमें कुछ भी एडिटिंग होनी है या फिर उसका पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया जाना है, तो उसके लिए भी सैलरी बेसिस पर कोई भी अधिवक्ता ये काम कर सकता है। तीसरा, कि प्रेस वेटिंग के लिए या फिर न्यूज़पेपर के लिए कोई भी काम
काम अगर कोई अधिवक्ता करना चाहता है अपने प्रैक्टिस के दौरान तो वो भी उसके द्वारा किया जा सकता है। इसमें कोई भी पैसे लेकर काम करने वाले अधिवक्ता का लाइसेंस कैंसिल नहीं होगा। चौथा, सेट एंड एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर। ठीक, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, किसी भी जो है एग्जाम के पेपर को अधिवक्ता बना सकता है और उसके लिए जो भी फीस होती है वो चार्ज कर सकता है और ये जो है काम किसी भी अधिवक्ता के द्वारा किया जा सकता है, उसके लाइसेंस पर कोई इफेक्ट नहीं करने वाला है। दूसरा, अगर हम बात करें रूल नंबर 52 की, तो आपको देखने को मिलेगा कि कुछ फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में जो है अधिवक्ता नौकरी कर सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जहां पर किसी भी अधिवक्ता को नौकरी करने का पूरा अधिकार है और कोई भी अधिवक्ता जो है अपनी प्रैक्टिस करते हुए, आप चाहे सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करें, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप इन सारे फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में सैलरी बेसिस पे भी काम कर सकते हो। सबसे पहले आप देखोगे एंगेज इन ब्रॉडकास्टिंग। जितने भी हमारे मीडिया चैनल्स हैं या फिर जितने भी लाइव प्लेटफॉर्म है जहां से ब्रॉडकास्ट किया जाता है किसी भी चीज का, तो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट का यह अधिकार होता है कि वहां पर वो एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय काम कर सकते हैं और उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। दूसरा, जर्नलिज्म है, तो जर्नलिज्म में भी आप क्या कर सकते हो, पूरी तरीके से जर्नलिज्म कर सकते हो। आप एडवोकेट होने के साथ साथ जर्नलिज्म का काम कर सकते हैं और फुल टाइम एम्प्लॉय किसी भी जर्नलिस्ट के साथ मिलकर हो सकते हैं। तीसरा, आप लेक्चर प्रोवाइड कर सकते हो जो कि टेम्परेरी बेसिस पर होते हैं, या फिर आप ऐसे किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हो जो कि लीगल या फिर नॉन लीगल एजुकेशन देता है। तो इस केस में अगर आप टीचर हैं बेसिकली या प्रोफेसर हैं या फिर टीचिंग के किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए हैं जो कि लॉ के लेक्चर प्रोवाइड करता है या फिर नॉन लीगल लेक्चर प्रोवाइड करता है, तो इस केस में आप फुल टाइम एम्प्लॉय किसी के साथ भी हो सकते हो और आपके ऊपर या फिर आपकी प्रैक्टिस के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर ये चीजें हैं जो कि बताई गई हैं कि फुल टाइम एम्प्लॉय होने के साथ साथ आप सैलरी बेस्ड एम्प्लॉय भी हो सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई अब हमारे पहले क्वेश्चन की, जहां पर हमने देखा कि एक अधिवक्ता जो है कौन कौन सी नौकरियां कर सकता है और उसके लाइसेंस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो ये तो आपने पूरा समझ लिया। अब हम बात करते हैं एक लैंडमार्क केस की जो हमारा 2022 का केस है, जहां पर एक वर्किंग प्रोफेशनल जो कि लीगल फील्ड में काम नहीं कर रहे थे, उस महिला को ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, आपको पता होना चाहिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया सारे स्टेट में रजिस्टर्ड एडवोकेट का एक पेपर कंडक्ट कराती है, जिसको पास करने के बाद आप सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेकर क्या कर सकते हैं, अपने प्रैक्टिस ऑल ओवर इंडिया कर सकते हैं। तो हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे लॉ ग्रेजुएट्स ऐसे होते हैं, उनकी फैमिली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती और प्रैक्टिसिंग में वो इतना एक्सपीरियंस नहीं होता जिससे कि उनको केस मिल पाए। तो ऐसे केस में वो क्या करते हैं, दूसरी कोई नौकरी ढूंढ लेते हैं और वहां पर अपना जो है क्या, अपना रोजमर्रा के खर्चे निकालना और सैलरी बेस्ड काम करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा ही मुद्दा जो है गुजरात की रहने वाली हमारी एक क्लाइंट का था, जिन्होंने एआईबी के एग्जाम में अपियर होने की कोशिश की, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उनको अपियर नहीं होने दिया। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का यहाँ पे कहना था कि आप अगर किसी भी नॉन लिटिगेटेड जॉब को कर रहे हैं तो ऐसे केसेस में, या फिर ऐसी कोई जॉब कर रहे हैं जो कि लॉ से रिलेटेड नहीं है, तो ऐसे केसेस में आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के पेपर को नहीं दिया जा सकता। ये मुद्दा जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने 2022 में रखा गया। लैंडमार्क केस का नाम था बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस ट्विंकल राहुल एंड अदर 2022 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में जो लेडी थी वो, उसके पति की जो है डेथ हो चुकी थी और वो अपनी किसी दूसरे फील्ड में जॉब कर रही थी और इसी के साथ साथ उन्होंने अपना स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराया और स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के बाद उन्होंने एआईबीई का एग्जाम देने की कोशिश की। उसके लिए फॉर्म भरा तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, उन्होंने उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। और एप्लीकेशन का जवाब जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि आप दूसरे प्रोफेशन में हैं, इसी वजह से आपको जो है हम एआईबीई का एग्जाम नहीं देने देंगे। पहले आपको जो है एडवोकेट होना होगा और अपने स्टेट में प्रैक्टिस स्टार्ट करनी होगी, उस जॉब को छोड़ना होगा, तभी आप जो है इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। जब ये मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने पहुंचा तो इसमें देखने को मिलता है कि वो महिला के पति की डेथ हो चुकी थी, फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास थी, बच्चों के और उनके जो है पेरेंट्स का खर्चा वही चलाने वाली थी। इसी वजह से उन्होंने मजबूरी में दूसरे फील्ड को चूज किया था, क्योंकि जब हम देखते हैं एडवोकेसी के फील्ड को तो जाने पहचाने नामों के और चेहरों के पास केसों की लाइन लगी है, लेकिन वहीं पर एक युवा व्यक्ति जब अपनी प्रैक्टिस शुरू करता है तो उसके पास लोग ट्रस्ट नहीं करते, उसके पास केसेस नहीं आते। तो शुरू में एडवोकेट्स को जो नई प्रैक्टिस शुरू करते हैं उनको घर से ही खर्चा लेना पड़ता है, फिर जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है आप केसेस में अपनी मेहनत करते जाते हो और आपका एक जो है एम्बिट तैयार हो जाता है कि आप किस चीज के एक्सपर्ट हो और कितने केसेस आप जीत रहे हो। उस तरीके से धीरे धीरे करके जो है क्या होती है, क्लाइंटेज आना शुरू होती है। इसी वजह से कहते हैं कि एडवोकेसी एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर आपको
आपको एक पैर पर खड़े होकर सालों साल जो है तपस्या करनी है और अपने काम पर फोकस करते हुए सिर्फ इधर-उधर नहीं देखते हुए अपने काम को जो है मेन टारगेट बनाना है और अपने आप को आगे बढ़ाना है। तो इसी तर्ज पर जो है बहुत सारे यंग लोग क्या होते हैं एडवोकेसी के प्रोफेशन को त्याग कर कई दूसरी जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। अब इस लेडी की तो मजबूरी थी कि पति की डेथ हो चुकी थी, फैमिली का, बच्चों का खर्चा, पेरेंट्स का खर्चा सिर्फ यही चला रही थी। तो इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कहा कि आप ही इसका सॉल्यूशन बताइए कि ऐसे लोगों को आप रजिस्टर क्यों नहीं करने दे रहे हैं। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस केस में अपना एफिडेविट सबमिट किया और उन्होंने कहा कि ये लीगल प्रोफेशन में एंगेज नहीं है, इस वजह से इनको ये पेपर नहीं दिया जा रहा है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसका सॉल्यूशन निकालते हुए कहा कि ऐसे सारे लोग जो कि किसी अदर जॉब को कर रहे हैं उनको भी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देने का पूरा अधिकार है और वो सारे लोग जो कि एआईबी का एग्जाम पास कर लेंगे और उसके 6 महीने में अगर अपनी जॉब से रेजिग्नेशन नहीं देते हैं तो इस केस में उनके लाइसेंस को दोबारा से रद्द कर दिया जाएगा। अगर आपका पहले ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर हो गया और आप कोई दूसरी जॉब कर रहे हैं तो उस केस में आपको प्रैक्टिस करनी है, तो अपने 6 महीने के अंतराल पर उस जॉब से रेजिग्नेशन देना होगा, फिर आप जो है लीगल प्रोफेशन में आ सकते हो। सपोज करिए कि आपने जो है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया, उस जॉब को छोड़ दिया जो आप करते थे, उसके बाद आपने प्रैक्टिस शुरू की। 2-3 साल का टाइम बीत जाने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि आपका लॉ की प्रैक्टिस अच्छी नहीं चल रही है, केसेस नहीं मिल रहे हैं, खर्चे नहीं चल रहे हैं और आप दोबारा से प्राइवेट जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा कि हम किसी पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन इंपोज नहीं करते, वो दोबारा से किसी भी जो है प्राइवेट जॉब में या फिर अदर जॉब्स में जा सकते हैं। लेकिन शर्त यही होगी कि उनके एडवोकेसी के लाइसेंस को बार काउंसिल ऑफ इंडिया पूरी तरीके से निरस्त कर देगी, मतलब खारिज कर देगी और उनका जो एडवोकेट्स का एक्सपीरियंस होता है वो लीगल फील्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि सीनियर एडवोकेट बनने के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद अगर आप एज अ डिस्ट्रिक्ट जज डायरेक्ट सेलेक्ट होना चाहते हैं तो आपके पास जो है उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। हाई कोर्ट्स में भी जजेस को अपॉइंट किया जाता है सिर्फ और सिर्फ जो है एक्सपीरियंस के बेसिस पे। हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं को हाई कोर्ट का जज बना दिया जाता है और सेम ही हमें देखने को मिलता है कि जजेस हाई कोर्ट से अपॉइंट होकर सुप्रीम कोर्ट आते हैं, लेकिन कुछ सुप्रीम कोर्ट के अच्छे और एक्सपीरियंस लॉयर जिनको लॉ का बहुत ज्ञान होता है उनको भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जज बना दिया जाता है। तो लॉ के फील्ड में एक्सपीरियंस जो है बहुत ज्यादा मैंडेटरी होता है और इसी चीज पर जो है इसी तर्ज पर हमें देखने को मिलता है कि जो हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्सपीरियंस एडवोकेसी के फील्ड में, उसको अगर आप दोबारा से एआईबी के एग्जाम को पास करने के बाद 6 महीने में जॉब छोड़ के अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हो और दोबारा आपके खर्चे ना निकलने के कारण या किसी भी कारणवश आप किसी दूसरे फील्ड में जॉब को ज्वाइन कर लेते हो तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा और जो भी आपका एडवोकेसी का एक्सपीरियंस है उसको शून्य कर दिया जाएगा। उसके 3-4 साल बाद आपने जॉब कर ली, फिर आपने सोचा कि अब मैंने जो है थोड़ा मैं सीनियर भी हो गया हूं और अब मेरे बहुत सारे लोगों से संपर्क में आ गया हूं, दोबारा जो है अपने ऑल ओवर इंडिया प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो दोबारा से आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का पेपर देना होगा और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जो है इशू कर दिया जाएगा। लेकिन आपका प्रीवियस टाइम वाला जो भी एक्सपीरियंस है वो जीरो हो चुका होगा, आप फ्रेश स्टार्ट करेंगे जब एआईबी का एग्जाम निकाल लेंगे और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट ने इस सॉल्यूशन को निकाला और उस महिला को एआईबीई एग्जाम का देने का मौका मिला। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो भी लॉ ग्रेजुएट किसी भी दूसरी नौकरी को कर रहे हैं वो स्टेट बार काउंसिल में अपनी अगर रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं तो वो भी जो है इजीली अब ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का पेपर दे सकते हैं। ये बात हमारे जो है किसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस ट्विंकल राहुल एंड अनदर 2023 के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट में हेल्ड की गई है। शर्त एक ही है, 6 महीने में आपको वो जॉब छोड़नी होगी क्योंकि आप जो है किसी भी लीगल प्रोफेशन में या फिर अदर जॉब को नहीं कर सकते जब आप अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर चुके होते हैं। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि कौन कौन से काम अधिवक्ता नहीं कर सकते और कहां पर फुल टाइम सैलरी एम्प्लॉयड की तरह वो काम कर सकते हैं, कहां पर अपनी कंसल्टेंसी दे सकते हैं और कहां कहां पर उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया है कुछ कामों को करने के लिए। अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए या फिर आप जो है कोई भी अदर इंफॉर्मेटिव वीडियोस मुझसे लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि अपूर्व शर्मा ऑफिशियल के नाम से आपको टेलीग्राम पे सर्च करते ही मिल जाएगा और यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे मैं सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। अब बात करते हैं जो भी स्टूडेंट हमारे स्टडी आईक्यू जुडिशरी के लाइव फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको क्या क्या करना होगा और क्या क्या इस कोर्स के फीचर हैं। आपको कोर्स के फीचर
स्क्रीन पे चल रही टैग लाइन पर दिख रहे होंगे और वहां पर आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें और क्या क्या जो है इसके बेनिफिट हैं जो लाइव फाउंडेशन बैच है। अब इसको परचेज कैसे करना है, आपको स्टडी आईक्यू गूगल पे सर्च करना है। स्टडी आईक्यू को सर्च करने के बाद आपको स्टडी आईक्यू की जो है ओरिजिनल वेबसाइट पर जाना होगा। आपको दिख जाएगा कि लाइव फाउंडेशन बैच जो कि स्टार्ट हो रहा है हमारा मंडे को शाम को 4 बजे, उसका बैनर आपको पहले ही दिख रहा है। जैसे ही आप इस पर टच करोगे आपको देखने को मिलेगा कि इसकी कॉस्टिंग 40,000 रखी गई है। लेकिन अगर आप बाय नाउ के ऑप्शन पर जाओगे और यहां पर ऑफर अवेलेबल में एक प्रोमो कोड डालना है, और वो प्रोमो कोड क्या है, मेरे नाम के 3 अक्षर, चाहे आप कैपिटल में डालें चाहे स्मॉल में डालें। जैसे ही आप एपीयू को जैसे ही लगाते हैं वैसे ही आपको देखने को मिलता है कि हमारा जो लाइव फाउंडेशन बैच है वो आपको 24 मंथ की वैलिडिटी के साथ 24,999 में मिल रहा है। तो जो भी बच्चे सिविल जज जूनियर डिवीजन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बेस्ट मौका है कि वो जो है इस लाइव फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको 12 मंथ में पूरे के पूरे प्रीलिम्स के प्रोस्पेक्टिव से, मेंस के प्रोस्पेक्टिव से, इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टिव से सारे मेजर लॉस, सारे माइनर लॉस प्लस 15 स्टेट्स के लोकल लॉस कवर कराए जाएंगे। आपको इसमें देखने को मिलेगा 1100 से ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेस इसमें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, और इन लाइव क्लासेस में आप टीचर्स के साथ डायरेक्ट बैठकर अपने सारे डाउट्स टाइम टू टाइम जो है क्लास में ही क्लियर करते रहेंगे। डेली बेसिस पर 2 क्लास होंगी। पहली क्लास की टाइमिंग रखी गई है आपकी 4 बजे से लेकर 5:45 तक, और जैसे ही क्लास ओवर होगी आपको उस क्लास से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज भी प्रोवाइड किए जाएंगे। दूसरी क्लास की जो टाइमिंग है वो है 6:15 से लेकर आपकी 8 बजे तक। ठीक, तो ये जो है डेली बेसिस पर क्लास होंगी। पहली क्लासेस जो है मेजर लॉ की होने वाली हैं और दूसरी क्लासेस जो है हमारे माइनर लॉ की होने वाली हैं। इसमें आपके लिए पहली क्लास में सिविल प्रोसीजर कोड 1908 जो है प्रवीण सर, जो कि एक्स डीजेएस हैं, मतलब दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज की जॉब को छोड़कर आए हैं, उनके द्वारा सीपीसी स्टार्ट किया जा रहा है। और दूसरे बैच में आपके लिए एसआरए स्टार्ट किया जा रहा है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा मेंस प्रोस्पेक्टिव से हर क्लास के हैंड रिटन नोट्स हम लोग आपको बनाकर देंगे कि किस टॉपिक को किस तरीके से मेंस में प्रेजेंट किया जाता है। क्लास के क्रक्स आपको मिलने वाले हैं, क्लास की पीपीटीज आपको मिलने वाली हैं, और क्लास का जो भी कंटेंट होगा वो आपको हैंड रिटन फॉर्म में प्लस जो है जो क्लास का कंटेंट होगा वो दोनों ही माध्यम से मिलने वाला है। अगर मैं बात करूं तो आपको यहां पर 15 स्टेट्स की, जो इंडिया में मेजर स्टेट है जहां पर कोई भी स्टूडेंट एलिजिबल होता है जनरली अपने प्रीलिम्स को देने के लिए या सिविल जज जूनियर डिवीजन बनने के लिए, तो उन सारे 15 स्टेट्स के प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी। जैसे ही कोई एग्जाम आएगा उसकी टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कर दिया जाया करेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इस कोर्स का 1-to-1 मेंटरशिप। 1-to-1 मेंटरशिप के लिए आपको एक इंसान प्रोवाइड किया जाएगा, एक मेंटर प्रोवाइड किया जाएगा जो कि आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करने वाला है। अगर आप वर्किंग हैं तो किस तरीके से कोर्स को आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं और क्या आपका टाइम टेबल रहना चाहिए और कितना टाइम आपको जो है कोर्स को कंप्लीट करने में या फिर क्लास को कंप्लीट करने में देना है और उसको कैसे रिवाइज करना है। अगर आप कॉलेज जाते हैं तो आपका टाइम टेबल किस तरीके का हो वो भी आपको बताया जाएगा। प्लस जो है आपके कोई भी डाउट होंगे, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, प्रीलिम्स की क्या अप्रोच रखनी है, मेंस की क्या अप्रोच रखनी है, प्रीलिम्स में कौन सा एरिया होता है किसी सब्जेक्ट का जहां से क्वेश्चन बनते हैं, मेंस में कौन सा एरिया होता है जहां से सब्जेक्ट बनते हैं, तो ये सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलती हैं हैंड रिटन नोट्स में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जितने भी लाइफ फाउंडेशन बैच के बच्चे मेंस को क्वालिफाई करेंगे, किसी भी स्टेट के इंटरव्यू को देने जाएंगे, उनको स्टडी आईक्यू हेडक्वार्टर बुलाकर यहां पर मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट कराए जाएंगे। और मॉक इंटरव्यूज में आपको देखने को मिलेगा कि आप यहां पर मॉक इंटरव्यू अटेंड करके जो है बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएंगे और सिविल जज बन पाएंगे। इस कोर्स को 12 महीने में कंप्लीट कराया जाएगा और ये कोर्स मंडे शाम को 4 बजे से स्टार्ट हो रहा है। तो आज ही एनरोल करें, और एनरोल करने के लिए अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट लेना है तो एपीयू के कोड को इस्तेमाल कीजिए, और एपीयू के कोड को आपको स्टडी आईक्यू के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए मिलता है मैक्सिमम डिस्काउंट। 12 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी होगी जहां पर आप ये सारी जो है क्या ये सारे फीचर्स एक्सेस कर सकते हो, और इन सारे जो है 12 महीने के अपने रिवीजन के दौरान या जब आप एग्जाम दे रहे होगे तो ये सारी फैसिलिटीज आपको और एक्स्ट्रा प्रोवाइड की जाएंगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर मैं स्टडी आईक्यू जुडिशरी पे हमेशा आपके लिए हाजिर रहता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोर्स को परचेस करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आपको क्या करना है, मेरे टेलीग्राम पर जाना है, और मेरे टेलीग्राम पर जाने के बाद आपको डायरेक्टली देखने को मिलता है कि यहाँ पर मैं आपके सारे आंसर और सारी चीजें सॉल्व करता हूँ। दूसरा, आप मुझे इंस्टा पे अप्रोच कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि किस तरीके से लाइव फाउंडेशन बैच में एनरोल करना है अगर कोई समस्या आ रही है तो। वैसे मैंने पूरा प्रोसीजर आपको वीडियो के लास्ट में बता दिया है कि कैसे अपने आप को एनरोल करना है। डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड एपीयू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।